हेलो एवरीवन। तो आज हम प्लस टू क्लास की प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री से। तो आज हम सरफेस केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसको शुरू करने वाले हैं। तो इसको हम 5-6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आपको एक पूरी प्लेलिस्ट सरफेस केमिस्ट्री की बना के देंगे। ओके। तो सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम उन फेनोमेनल्स के बारे में स्टडी करते हैं जो आपके कहाँ पे होते हैं, सरफेस में होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी कैटालिसिस हो गई। ठीक है, एंजाइम्स के बारे में हम समझेंगे, एंजाइम्स किस तरह से काम करते हैं। ये कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा चैप्टर है आपका सरफेस केमिस्ट्री, ये रिलेटेड होने वाला है आपका सरफेस। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं सरफेस केमिस्ट्री की। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है जिसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे वो है आपका एडिसॉर्प्शन। ठीक है जी, उसका नाम है आपका एडिसॉर्प्शन। ओके। तो बहुत सारे ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनके पास क्या होती है, कैपेसिटी होती है। वो क्या करते हैं, जो भी उनके इन्फ्लुएंस में आए, जो भी क्या करेंगे, उनके इर्द गिर्द आएंगे, तो वो क्या करते हैं, अपने सरफेस में उन पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, एडिजॉर्ब करवा देते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सॉलिड सब्सटेंस है, जब भी कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऐसे सब्सटेंस उनके कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या बोलते हैं, आओ आप हमारे घर में बैठो, चाय पानी पी के चले जाना। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एडिसॉर्प्शन बोला जाता है। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में मेरे पास है गैसियस पार्टिकल्स। ठीक है, कंटेनर में मेरे पास कौन है, गैसियस पार्टिकल्स। और जो ये कंटेनर है मैंने ये बंद करके रखा। तो आपको पता है जो ये गैसियस पार्टिकल्स है ये कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। ड्यू टू थर्मल एनर्जी की वजह से ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो जब ये मूव करेंगे तो ये क्या करेंगे, कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे। कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो कुछ ना कुछ प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, पहले ये क्या कर रहे थे, सेम ऐसा ही एक और दूसरा कंटेनर ले लिया। उस दूसरे कंटेनर में भी मैंने क्या भर दी, गैसेस भर दी। और दूसरे कंटेनर में मैंने क्या भर दी, गैसेस पार्टिकल भर दी। बट ये जो कंटेनर है इसमें मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा चारकोल ऐड कर दिया। इसे मैंने क्या ऐड कर दिया, चारकोल ऐड कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, तो यहाँ पे भी गैसेस पार्टिकल कंटीन्यूअसली मोशन कर रहे थे। तो जब ड्यूरिंग देयर मोशन वो क्या एक्सर्ट कर रहे थे, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे। वैसे ही सेम नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल यहाँ पे भी थे। तो जब वो कंटीन्यूअसली मोशन कर रहे थे तो वो भी क्या कर रहे थे, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे। पर यहाँ पे क्या देखा गया, जो गैसेस पार्टिकल यहाँ थे वही गैसेस पार्टिकल यहाँ थे। जितने गैसेस पार्टिकल यहाँ थे उतने ही गैसेस पार्टिकल यहाँ पे भी थे। बट एक चीज क्या ऑब्जर्व की गई कि यहाँ पे जो प्रेशर था, जो कौन एक्सर्ट कर रहे थे, गैसेस पार्टिकल एक्सर्ट कर रहे थे। जो प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। उसकी जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, कम हो गई एज कंपेयर टू दैट ऑफ ये। अब ऐसा क्यों हुआ, तो क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका सॉलिड सरफेस है, ठीक है, कोई भी जो आपका सॉलिड सरफेस है उसकी क्या होती है, काबिलियत, एक खासियत होती है कि जो भी गैसेस मॉलिक्यूल उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो क्या करता है, उनका अतिथि सत्कार करता है। ठीक है, तो जो ये गैसेस मॉलिक्यूल्स है, ये जो सरफेस आपका सॉलिड सरफेस है, जो आपका चारकोल है, वो क्या बोलता है गैसेस पार्टिकल्स को, आओ आप मेरे घर में बैठो और चाय पी के चले जाना। जो गैसेस पार्टिकल हैं यहाँ से वो क्या हो जाते हैं, चारकोल के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एडिसॉर्प्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों जगह सेम पार्टिकल्स थे, बट ड्यू टू एडिसॉर्प्शन जो कुछ पार्टिकल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स थे, वो क्या हो गए, इसके सरफेस में आके एडजॉर्ब हो गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे वो क्या हो गए, कम हो गए। तो इसी फेनोमेनन को क्या बोला जाता है, एडिसॉर्प्शन बोला जाता है। जब कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, तो इस फेनोमेनन को क्या बोला जाता है, एडिसॉर्प्शन बोला जाता है। ठीक है, ये सॉलिड सरफेस क्या करता है, अपने आसपास में जितने भी पार्टिकल उसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और वो क्या हो जाएंगे, उसके सरफेस में आके बैठ जाएंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एडिसॉर्प्शन बोला जाता है। जब जो भी आपका सब्सटेंस है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, सरफेस में ज्यादा होती है। तो इस फेनोमेनन को क्या बोला जाता है, एडिसॉर्प्शन बोला जाता है।
जब भी एक सब्सटेंस आएगा वो क्या करेगा, किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर बैठ जाएगा। इस फेनोमेनन को क्या बोला जाएगा, एडिसॉर्प्शन बोला जाएगा। ठीक है जी। और जो ये सब्सटेंस है जिसकी एडिसॉर्प्शन होती है, जिसकी एडिसॉर्प्शन होती है, इसको बोला जाता है एडसॉर्बेट। इसको बोला जाता है एडसॉर्बेट। जिस भी पार्टिकल, जिस भी सब्सटेंस की क्या हो रही है, एडसॉर्प्शन हो रही है। ठीक है जी। और जिस सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन होती है, जिस सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन होती है, उसको बोला जाता है एडसॉर्बेंट। उस सरफेस को क्या बोला जाता है, एडसॉर्बेंट बोला जाता है। कोई भी सॉलिड सरफेस जिसके सरफेस के ऊपर क्या हो रही है, एडसॉर्प्शन हो रही है, उसको बोला जाता है एडसॉर्बेंट। और जो पार्टिकल क्या हो रहा है, एडसॉर्ब हो रहा है, उसको बोला जाता है एडसॉर्ब। ठीक है। जैसे घर है, कोई भी घर है, घर में आपके मेहमान आते हैं। ठीक है। मेहमान क्या करते हैं, सोफे के ऊपर बैठ जाते हैं। तो जो आपका सोफा हो गया, जो आपका सोफा हो गया, उसको बोला जाता है एडसॉर्बेंट। ठीक है जी। और जिसके ऊपर मेहमान बैठ रहे हैं, जो आपके मेहमान हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, सोफे के ऊपर बैठ रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है, एडसॉर्बेट बोला जाता है। तो जब भी एडसॉर्बेंट के सरफेस पे बैठ जाते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस या उस फेनोमेनन को क्या बोला जाता है, एडसॉर्प्शन बोला जाता है। ठीक है। तो एडसॉर्प्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फेनोमेना, ठीक है, जिसमें जो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके सरफेस में बैठ जाते हैं। इस फेनोमेनन को बोला जाता है एडसॉर्प्शन। और जो पार्टिकल्स आपके बैठ रहे हैं उनको बोला जाता है एडसॉर्बेट। ठीक है जी। और जिस सरफेस में एडसॉर्प्शन होती है उनको बोला जाता है एडसॉर्बेंट। ठीक है। तो एडसॉर्बेट क्या हो गए, पार्टिकल्स which adsorb on solid surface। और एडसॉर्बेंट उसको बोला जाएगा सरफेस ऑन विच एडसॉर्प्शन अकर। उस सॉलिड सरफेस को क्या बोला जाता है, एडसॉर्बेंट बोला जाता है। ठीक है जी। तो एडसॉर्प्शन क्या है, बेसिकली एक ऐसा फेनोमेना जिसमें क्या होंगे, आपके घर में मेहमान आएंगे और वो क्या करेंगे, सोफे पे बैठ जाएंगे, सोफे में बैठेंगे और चाय पानी पिएंगे। तो इस फेनोमेना को क्या बोला जाता है, एडसॉर्प्शन बोला जाता है। ठीक है जी। एक और सिंपल एग्जांपल क्या है, मान लो आपने सर्फेक्सल की एड में देखा होगा कि दाग अच्छे हैं। ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, मिट्टी के साथ खेलेंगे, तो मिट्टी क्या हो जाती है हमारे, मान लो मैंने क्या कर दिया, हाथ से मिट्टी उठा दी, तो जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, मेरे हाथ के सरफेस जो है उसके ऊपर क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, मेरे हाथ के सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। तो इस फेनोमेनन को भी क्या बोला जाता है, एडसॉर्प्शन बोला जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसे एक मिलता जुलता, अच्छा एक और टर्म है जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है जी। उसको बोला जाता है डिसॉर्प्शन। उसको क्या बोला जाता है, डिसॉर्प्शन। उसको क्या बोला जाता है, डिसॉर्प्शन। तो जो डिसॉर्प्शन होती है वो क्या होती है, एडसॉर्प्शन का उल्टा। तो ये क्या होती है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडसॉर्बेट फ्रॉम सरफेस ऑफ एडसॉर्ब। ठीक है। जिसमें क्या किया जाता है, एडसॉर्बेट को एडसॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर से निकाला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, एडसॉर्प्शन बोला जाता है। ठीक है जी। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मेहमान आपके घर में आएंगे, चाय पानी पिएंगे, चाय पानी पीने के बाद अपने घर चले जाएंगे। तो पहले क्या हुआ, जब मेहमान आपके घर में आए तो वो सोफे के ऊपर बैठ गए, तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा एडसॉर्प्शन। ठीक है। जब उन्होंने चाय पानी पिया तो वो क्या हो गए, चाय पानी पी के वहां से चले गए। मतलब जो पार्टिकल आपके सरफेस के ऊपर बैठे थे, ठीक है, अब क्या हो गए, वो वहां से चले गए। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिसॉर्प्शन बोला जाता है। तो डिसॉर्प्शन क्या होता है, एडसॉर्प्शन का उल्टा। डिसॉर्प्शन क्या होता है, एडसॉर्प्शन का उल्टा।
ठीक है जी। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन का। आपने देखा होगा जब भी आप कोई नए शूज ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ठीक है, चाहे आपकी कोई भी साइट हो गई, तो जब आप ऑनलाइन जूते ऑर्डर करते हैं तो जो भी आपके शूज होते हैं, ठीक है, वो एक डब्बे में पैक होके आते हैं और उस डब्बे में क्या दी होती है आपको, दो छोटी छोटी पुड़िया दी होती है, ठीक है, जो छोटी छोटी पुड़िया दी होती है और उस पुड़िया में एक चीज लिखा होता है सिलिका जेल। उसमें क्या लिखा होता है, सिलिका जेल। तो बेसिकली उन पुड़ियाओं को शूज के डब्बे में डालने के पीछे का क्या रीजन है, क्योंकि जो सिलिका जेल है वो क्या करता है, जो भी मॉइस्चर है आपके चारों तरफ, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको क्या करता है, अपने सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब करता है। तो वहां पे क्या होती है, आपकी एडसॉर्प्शन होती है। तो अगर गलती से उस डब्बे में मॉइस्चर चला जाए, पानी चला जाए, ठीक है, मॉइस्चर चला जाए, तो वो क्या कर देगा, उन शूज को खराब कर देगा। ठीक है, तो शूज को मॉइस्चर से बचाने के लिए उसमें क्या डाला होता है, सिलिका जेल डाला होता है। तो जो सिलिका जेल है वो क्या कर देता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके शूज है वो खराब नहीं होते हैं और आपको नए नए वाले शूज मिल जाते हैं। ठीक है, तो एडसॉर्प्शन जो है बेसिकली इसे मिलती जुलती एक और टर्म है, ठीक है, जिसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। जिसको क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसे मिलती जुलती एक टर्म और है जिसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी। तो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है, तो जो एब्जॉर्प्शन है आपकी प्रोसेस, इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में हुआ क्या, बेसिकली जो पार्टिकल्स थे उनकी कंसंट्रेशन कहां पे बढ़ी, सरफेस के ऊपर बढ़ी। मतलब जो पार्टिकल्स थे वो उसके अंदर नहीं जाएंगे, वो कहां होंगे, उसके सरफेस के ऊपर बैठ जाएंगे। बट एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, वो पार्टिकल क्या करेंगे, उसके अंदर तक जाएंगे। जो पार्टिकल्स होंगे आपके, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसके अंदर तक जाएंगे। ठीक है, उसको क्या कर देंगे, पूरी तरीके से गीला कर देंगे। ठीक है, सिंपली आपने देखा होगा जो आपका स्माइली बॉल होता है, ठीक है, अगर हम उसको पानी में डिप करें तो वो क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, क्योंकि उसमें जो पानी है वो क्या जाता है, अंदर तक जाता है। ठीक है, तो उस फेनोमेनन को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। जब क्या होता है, पार्टिकल्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पार्टिकल्स उसके अंदर भी चले जाते हैं, सब्सटेंस के अंदर चले जाते हैं। बट जो आपका एडसॉर्प्शन है वो कैसा फेनोमेना है, सरफेस फेनोमेना। वो कहां हो रहा है, सिर्फ सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर हो रहा है। Whereas जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो कैसा फेनोमेना है, बल्क फेनोमेना। उसमें जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, अंदर तक जा रहे हैं। ठीक है, उसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अंदर तक जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका एब्जॉर्प्शन है, ठीक है जी, वो आपका है बल्क फेनोमेना, और जो आपका एडसॉर्प्शन है वो कैसा फेनोमेना है, सरफेस फेनोमेना। ठीक है जी। तो एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, बेसिकली जो पार्टिकल्स हैं वो आ रहे हैं और सरफेस के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। Whereas एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, सॉलिड सरफेस के अंदर तक जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सॉलिड सरफेस। जैसे अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन में जो पार्टिकल्स होंगे वो कहां होंगे, सॉलिड सरफेस के ऊपर। वो कहां होंगे, सॉलिड सरफेस के ऊपर। Whereas एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो कहां चले जाएंगे, सरफेस के, वो कहां चले जाएंगे, सब्सटेंस के अंदर तक चले जाएंगे। तो ये हो गई आपकी एडसॉर्प्शन। ठीक है जी, और ये हो गई आपकी एब्जॉर्प्शन। ये फर्क है एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। ये आपका सरफेस फेनोमेना है, ठीक है जी। ये आपका कैसा फेनोमेना है, बल्क फेनोमेना। बल्क का मतलब ये क्या हो रहा है, अंदर तक हो रहा है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी। अच्छा, अब जो ये एडसॉर्प्शन होती है आपकी मेनली इस चैप्टर में, जैसे इसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, तो जो सरफेस फेनोमेना है, जो एडसॉर्प्शन है, इस चैप्टर में हम उसी एडसॉर्प्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो जो एडसॉर्प्शन है आपकी वो क्या होती है, दो तरह की। एक होती है आपकी पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। पॉजिटिव एडसॉर्प्शन कब होगी, जब पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन सरफेस में ज्यादा होगी और बल्क में कम होगी। ठीक है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस या हम बोल सकते हैं व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ गैस और लिक्विड इज
more at surface than bulk। तो उस टाइम जो आपकी एड्सॉर्प्शन है उसको बोला जाएगा पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। जब पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, सरफेस में ज्यादा होगी और अंदर कम होगी, उसको बोला जाएगा पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन का मतलब है जब कंसंट्रेशन क्या होगी, बल्क में ज्यादा होगी और सरफेस के ऊपर कम होगी। जब एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन क्या होगी, सरफेस में कम होगी, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट is less at surface than bulk। तो उस टाइम जो एड्सॉर्प्शन होगी उसको क्या बोला जाएगा, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन बोला जाएगा। उस एड्सॉर्प्शन को क्या बोला जाएगा, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन बोला जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। इसके एग्जांपल है जब एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन KCl का जो है, जब उसको शेक किया जाएगा चारकोल के साथ, किसके साथ, चारकोल के साथ। ठीक है, तो ये है आपका एग्जांपल पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन का। और वही KCl का जो सॉल्यूशन है, जब उसको डाइल्यूट करेंगे, तो जब उस डाइल्यूट सॉल्यूशन को शेक किया जाएगा, जब उस डाइल्यूट सॉल्यूशन को शेक किया जाएगा किसके साथ, चारकोल के साथ, तो वही सॉल्यूशन क्या करेगा, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन शो करेगा। ठीक है, ओके। तो हमने ये पढ़ा कि जो सॉलिड का सरफेस है वो क्या करता है, लिक्विड और गैसियस पार्टिकल को अपने सरफेस में क्या करता है, एब्जॉर्ब करवाता है। तो उसके पीछे का क्या कारण है कि वो क्यों एब्जॉर्ब करा रहा है और वो पार्टिकल उस सॉलिड सरफेस की तरफ क्यों खींचे चले आ रहे हैं। हम उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हैं, कारण जानने की कोशिश करते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्यों हो रही है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपका सॉलिड सरफेस है, कोई भी अगर आपका सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, ठीक है, तो सॉलिड सरफेस जो है आपका ये किससे बना होगा, पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो इसमें क्या होंगे, आपके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, लेट अस सपोज दैट, तो इसमें क्या होंगे, आपके बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तभी ये सॉलिड सरफेस बना होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं, मेरा कोई भी पार्टिकल कहाँ है, अगर बीच में, बल्क में, ठीक है, जो मेरा कोई भी जो सॉलिड सरफेस है उसका पार्टिकल कहाँ है, बीच में। तो अगर आप देखें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। ठीक है, वेक्टर फोर्सेस होती है, बॉन्ड्स होते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ पार्टिकल्स के बीच क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। ठीक है, वो क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो अगर इस पार्टिकल की बात की जाए तो इधर भी एक पार्टिकल है, इधर भी एक पार्टिकल है। तो ये वाला पार्टिकल इसको कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और ये वाला पार्टिकल इसको कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और ये ऊपर वाला पार्टिकल इसको ऊपर के लिए खींचेगा और नीचे वाला पार्टिकल इसके लिए, इसको नीचे के लिए खींचेगा। मतलब जो पार्टिकल बल्क में प्रेजेंट होंगे, जो सॉलिड सरफेस के अंदर प्रेजेंट होंगे, उनको इधर से भी सेम अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, इधर से भी सेम अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, ऊपर से भी सेम अट्रैक्टिव फोर्स, नीचे से। तो अगर हम देखा जाए, जो ये वाला पार्टिकल है, चारों दिशाओं से इसके ऊपर क्या लग रही है, सेम अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। जितनी फोर्स इधर लग रही है उतनी फोर्स इधर, जितनी फोर्स ऊपर उतनी फोर्स नीचे लग रही है। तो मतलब हर डायरेक्शन में इसको क्या लग रही है, सेम फोर्स लग रही है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी, जो नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि हर एक डायरेक्शन से क्या लग रही है, सेम फोर्स लग रही है। ठीक है जी, अब होगा क्या, जो पार्टिकल आपका कहाँ पे होगा, सरफेस में। जो पार्टिकल आपका कहाँ पे होगा, सरफेस में। तो अगर मैं देखूं, इसको इधर से भी एक पार्टिकल खींच रहा, इधर से भी एक पार्टिकल खींच रहा, तो ये जो ये वाली फोर्स है वो क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। एक पार्टिकल इसको कहां से खींच रहा है, नीचे से खींच रहा है, बट जो नीचे फोर्स लग रही है इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये उन पार्टिकल्स की बात की जा रही है जो कहां पे प्रेजेंट है, सरफेस में प्रेजेंट है। ठीक है, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई और पार्टिकल ऊपर प्रेजेंट नहीं है। तो जो सरफेस में पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स के इन्फ्लुएंस में होंगे। उनके ऊपर क्या लग रही होगी, नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए लग रही होगी। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई भी मंडराता हुआ, गिरता, संभलता, बढ़ता हुआ जो भी पार्टिकल इनके इन्फ्लुएंस में आएगा, तो ये सरफेस वाले पार्टिकल्स क्या करेंगे, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे।
तो जो ये सरफेस वाले पार्टिकल्स होंगे ये क्या करेंगे, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे इस अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, जैसे आपके सेब हो गए, ठीक है, तो सेब को खाने के लिए पशु पक्षी आते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, सेब की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, या कोई और आपका फ्रूट लगा हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसको खाना शुरू कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो सरफेस पे आपके पार्टिकल्स होंगे ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स होने की वजह से, ठीक है, जो भी पार्टिकल उनको मंडराता हुआ दिखेगा वो क्या करेंगे, उनको अपनी तरफ खींच देंगे। वो क्या करेंगे, उनको अपनी तरफ खींच देंगे। ठीक है जी, सिंपल। जैसे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, जिसको समझ नहीं आ रहा है, तो अगर कोई ऐसा टीचर उसको मिल जाए, ठीक है, जो क्या करे, उसको सारे डाउट क्लियर करे, ठीक है, जो क्या करे, उसके सारे डाउट्स को क्लियर करे और उसको इजी वे में समझाए, तो वो क्या हो जाएगा, उस टीचर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उस टीचर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और एक ऐसा टीचर है जो क्या कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, पीट रहा है, डांट रहा है, ठीक है, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, उस टीचर से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब नजदीक आएंगे उसको एड्सॉर्प्शन बोला जाएगा, जब दूर जाएंगे तो उसको डिसॉर्प्शन बोला जाएगा। ठीक है जी, तो बेसिकली एड्सॉर्प्शन होने के पीछे का कारण क्या है कि जो सॉलिड सरफेस के पार्टिकल्स हैं, जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल हैं, उनके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है। तो इस अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो भी पार्टिकल उनको इधर उधर मंडराता हुआ दिखेगा, उनको क्या करेंगे, अपने सरफेस की तरफ खींच देंगे। उनको क्या करेंगे, ये अपने सरफेस के ऊपर खींच देंगे और ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इस सरफेस पे आके बैठ जाएंगे। तो इस फेनोमेनन को क्या बोला जाता है, एड्सॉर्प्शन बोला जाता है। ठीक है जी, तो इस फेनोमेनन को क्या बोला जाएगा, एड्सॉर्प्शन बोला जाएगा। ओके, अब जो आपकी एड्सॉर्प्शन हो रही है, ये होती है दो प्रकार की। ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। तो पहली हो गई आपकी फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जिसको फिजियोसॉर्प्शन भी बोला जाता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है, जिसको फिजियोसॉर्प्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो फिजियोसॉर्प्शन कब होती है, जब फोर्सेस बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट आर वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है, सिंपल कहानी वही है। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के सरफेस में, वो क्या करेंगे, दूसरे एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और उनकी क्या हो जाएगी, सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन हो जाएगी। उनकी क्या हो जाएगी, सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन हो जाएगी। ठीक है, जैसा आपका टीवी वाली एड में होता है, ठीक है, जब बंदा क्या करता है, परफ्यूम को छिड़कता है, तो जो लड़की है वो क्या हो जाती है, उसके पास आ जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है, उसके सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल, जो मैं क्या कर रहा हूँ, मार्कर से बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जो इंक है वो क्या हो रही है, इस बोर्ड के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो रही है। इस फेनोमेनन को भी क्या बोला जाता है, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम एक फर्क समझ सकते हैं। एड्सॉर्प्शन तब होती है जब कंसंट्रेशन इस सरफेस के ऊपर क्या है, ज्यादा है। अगर मैं देखूं तो जो ये मार्कर है, जो इसकी इंक है, इसकी कंसंट्रेशन कहाँ पे है, इस बोर्ड के सरफेस के ऊपर ज्यादा है, ना कि ये इंक कहाँ चली गई, इस सरफेस के बीच में चली गई। जब ये इसके सरफेस के बीच में जाएगी तो तब बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन, और जब ये इसके सरफेस में ही रहेगी तो उसको बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। फिजिकल एब्जॉर्प्शन तब होती है जब आपके जो एड्सॉर्बेट हो गया और आपका एड्सॉर्बेंट हो गया, एड्सॉर्बेंट, वो एक दूसरे से किससे जुड़े हुए होते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस से। वैन डर वाल फोर्सेस से वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वो क्या होते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब आपको पता है जो वैन डर वाल फोर्सेस है, ये क्या होती है, बहुत ज्यादा वीक। ये क्या होती है, बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा कमजोर। मतलब इनके बीच का जो प्यार है वो क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर है। इनके बीच का जो प्यार है वो क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, बहुत ही कमजोर है। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही आपकी एड्सॉर्प्शन होती है, तो उसकी वजह से क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाती है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेगी तभी ये क्या होंगे, इसके सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होंगे। तो
अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने की वजह से क्या होगी, जो सरफेस एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमने थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ पढ़ा था, एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सरफेस एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी वो क्या होगी, हीट की फॉर्म में अपीयर होगी। मतलब हमने पढ़ा था कि जब भी अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती है, जब भी अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती है तो एनर्जी का क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो जब भी एब्जॉर्प्शन होगी तो वहां पे क्या होगी, हमेशा एनर्जी जो है आपकी वो रिलीज हो जाएगी। ठीक, क्योंकि उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हो रही है, एडजॉर्बेंट, और एडजॉर्बेंट में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रही है। अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, आपकी रिलीज हो जाएगी। तो बेसिकली जो आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, बट जब फिजियोअब्जॉर्प्शन होता है या फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है तो जो इनकी एब्जॉर्प्शन एनर्जी होती है एंथैल्पी P ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो जब भी फिजियोअब्जॉर्प्शन या फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है तो जो इनकी एंथैल्पी होती है एब्जॉर्प्शन की वो क्या होती है, बहुत कम होती है। तो जो इनकी एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, बहुत कम। ठीक, ओके, क्यों, अगर हम बात करें तो जब ये एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो इनके बीच कौन सी फोर्सेस हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होने की वजह से जो एनर्जी का रिलीज होगा, जो एनर्जी का रिलीज होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। जो एनर्जी का यहाँ से रिलीज होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। इसीलिए जब भी फिजियोअब्जॉर्प्शन होती है तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन एनर्जी होती है या एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। ऐसा हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो कोई ऐसा है जिसको भूख लगी हो, क्या लगी हो, भूख, और उसको सिर्फ क्या मिल जाए, मान लो 5 बिस्किट खाने को मिल जाए, उसको क्या मिल गई, सिर्फ 5 ही बिस्कुट खाने को मिले। ठीक है, तो उसकी भूख पूरी खत्म नहीं होगी, उसकी भूख क्या होगी, थोड़ी सी ही खत्म होगी, थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। वैसे ही यहाँ पर क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स कम है, अट्रैक्टिव फोर्स कम होने की वजह से जो एनर्जी का रिलीज होगा वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो अगर एनर्जी का रिलीज कम हो रहा है, अगर एनर्जी का रिलीज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब है इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स कैसी है, वीक है। तो इसी वजह से इनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस या जो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कैसी होगी, बहुत कम होगी। दूसरी बात, ठीक है, जो आपकी फिजियोअब्जॉर्प्शन है ये कैसी होगी, रिवर्सिबल। फिजियोअब्जॉर्प्शन जो है आपकी ये कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। ये कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। ठीक है, तो इसको हम लीनियर प्रिंसिपल से भी समझ सकते हैं या सिंपल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। ठीक है, मान लो क्या हुआ, जो आपका एब्जॉर्बेंट था, ठीक है, जो आपका एब्जॉर्बेंट था वो क्या हो गया, एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके सरफेस में आके बैठ गया। अब एक के बीच जो प्यार मोहब्बत है वो क्या है, बहुत कम है। प्यार मोहब्बत क्या है, बहुत कम है। अगर कहीं से भी हल्की सी चिंगारी आ जाए, अगर कहीं से भी हल्की सी चिंगारी आ जाए तो इनका प्यार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इनका जो प्यार है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर ये भी चलना मेरे या ये भी चलना मेरे। ठीक है, तो मतलब अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो आपको पता है जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर कोई मेरे को इधर से पैसे देगा, अगर मेरे को इधर से कोई पैसे देगा तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, पैसे बढ़ जाएंगे। वैसे ही अगर कोई टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो पार्टिकल्स की एनर्जीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो आपकी एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स होंगे इनकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनकी एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि पहले क्या था, एब्जॉर्बेंट के पार्टिकल्स ने इनको पकड़ के रखा था, ये क्या था, किसी बंधन में बंधे हुए थे। बट जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी मिल गई तो ये क्या हो गए, उस बंधन से मुक्त हो गए। ये क्या हो गए, उस बंधन से मुक्त हो गए। ठीक है, जैसा आपकी जिंदगी में भी होता है, क्योंकि आप भी हमेशा क्या होता है, आप भी हमेशा क्या होता है, रिप्लेसेबल होते हैं। ठीक है, अगर कोई, ठीक है, मान लो आप किसी से प्यार करते हैं, अगर उसको क्या मिल जाए, कोई आपसे बेहतर मिल जाए, कोई आपसे सुंदर मिल जाए तो वो क्या हो जाएगी, आपको छोड़ के चली जाएगी। वो क्या हो जाएगी, आपको छोड़ के चली जाएगी। वैसे ही क्या हुआ,
जैसे पार्टिकल्स को बाहर से एनर्जी मिली, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जिस बंधन के साथ ये बंधे होंगे, जिस बंधन के साथ ये बंधे हुए होंगे, ये क्या हो जाएंगे, इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि इनको बाहर से क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। ठीक है जी। तो इसीलिए ये जो फिजियोसॉर्प्शन है ये कैसी होती है, रिवर्सिबल, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, वक्त बदल सकते हैं, संसार बदल सकते हैं। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो फिजियोसॉर्प्शन है वो क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है जी। तो इसको ली चैटर्जियन प्रिंसिपल की हेल्प से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ली चैटर्जियन प्रिंसिपल बेसिकली क्या होगा, ठीक है, आपका सॉलिड सरफेस है, ठीक है, सॉलिड के ऊपर क्या होगी, जो गैस है वो आपकी एडजॉर्ब होगी, तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो जाएगी गैस की किसके सरफेस के ऊपर, सॉलिड सरफेस के ऊपर। तो जैसे अभी मैंने बताया जब एड्सॉर्प्शन होती है तो वहां पे कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है तो आपको पता है बैकवर्ड कौन सा होगा, एंडो। बैकवर्ड कौन सा होता है, एंडो। एक चीज आपको और पता होगी, एक्सोथर्मिक में जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, एंडोथर्मिक में जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये चैटर्जियन प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही है, एब्सॉर्प्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, अलग अलग, मतलब डिसॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, फॉरवर्ड में एब्सॉर्प्शन हो रही है, बैकवर्ड में डिसॉर्प्शन हो रही है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से वो किसको फेवर करना चाहिए था, उसको फेवर करना चाहिए था कौन से रिएक्शन को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करना चाहिए, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन बढ़ना चाहिए था। तो डी चैटर्जियन प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो दो तरीके हैं, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्टर्ब करेंगे या बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्टर्ब करेंगे। तो जिस भी डायरेक्शन में हम डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैलेंस मेंटेन करने के लिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो फेवर किया हमने एक्सो को, मतलब इक्विलिब्रियम को हमने कौन से डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। हमने क्या किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या किया, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब जो रेट होगा बैकवर्ड रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसॉर्प्शन का रेट बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डिसॉर्प्शन का रेट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है जी। और जो आपकी फिजियोसॉर्प्शन या फिजिकल एडसॉर्प्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी स्पेसिसिटी नहीं होती है। ठीक है, उसमें क्या होती है, लैक ऑफ स्पेसिसिटी, मतलब वो स्पेसिफिक नहीं होते। क्यों, क्योंकि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच जो फोर्स है वो क्या है, वैन डर वाल फोर्स। तो हर एक जो भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है उसके बीच क्या करती है, वैन डर वाल फोर्स एग्जिस्ट करती है। क्योंकि वैन डर वाल फोर्स कैसी है, यूनिवर्सल फोर्स है, हर मॉलिक्यूल के बीच लगती है, तो इसमें कोई भी स्पेसिफिसिटी नहीं होगी। ठीक है, जैसे जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो पहले कांग्रेस की रैली होगी, तो एक बंदा है वो कांग्रेस की रैली में भी जा रहा है, वो बीजेपी की रैली में भी जा रहा है, ठीक है, वो कांग्रेस की रैली में भी जा रहा है, वो आम आदमी पार्टी की रैली में भी जा रहा है। ठीक है, तो मतलब जो किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, सबके मजे लेने जा रहा है, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, फिजियोसॉर्प्शन में होगा। जो इन दोनों के बीच जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगती है वो है वीक वैन डर वाल फोर्सेस। तो वैन डर वाल फोर्सेस कैसी है, यूनिवर्सल फोर्स, वो क्या लगती है, हर मॉलिक्यूल के बीच लगती है। वो मॉलिक्यूल का रंग रूप देख के नहीं लगती, वो क्या करती है, हर मॉलिक्यूल के बीच एग्जिस्ट करती है। तो इसी वजह से जो फिजियोसॉर्प्शन है वो भी कैसी होगी, आपकी स्पेसिफिक होगी। ठीक है जी। उसके बाद बात करेंगे केमिकल एडसॉर्प्शन की, जिसको बोला जाता है केमियोसॉर्प्शन। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, केमियोसॉर्प्शन। ठीक है, या केमिकल एडसॉर्प्शन। केमिकल एडसॉर्प्शन क्या होती है, अगर जो एडसॉर्बेट, ठीक है, एडसॉर्बेट and adsorbent are attached together through covalent bond.
थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स या केमिकल बॉन्ड्स। मतलब जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो जो आपका एडजॉर्बेट होगा, जो आपका एडजॉर्बेंट होगा, ठीक है, जो एडजॉर्बेंट होगा और एडजॉर्बेट होगा, उनके बीच क्या बनेंगे, केमिकल बॉन्ड बनेंगे। उनके बीच क्या बनेंगे, प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, जो फेविकोल का जोड़ है जो पानी में भी नहीं टिकता, टूटता, सॉरी, ठीक है, तो इस तरह के क्या बनेंगे, इनके बीच स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनेंगे। इनके बीच क्या बनेंगे, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये है मेरा निकल, ठीक है, निकल का सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस में जो पार्टिकल्स है, ठीक है, अब यहाँ है मेरी हाइड्रोजन गैस। क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो केमिकल एडसॉर्प्शन में, केमिकल एडसॉर्प्शन में क्या होता है, सबसे पहले होती है फिजिकल एडसॉर्प्शन। सबसे पहले क्या होती है, फिजिकल एडसॉर्प्शन। मतलब जो सरफेस में पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। वो क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इनके सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, इनके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, एडसॉर्ब होंगे। तो सबसे पहले क्या होगी, यहाँ पे फिजिकल एडसॉर्प्शन होगी, फिजिकल एडसॉर्प्शन होगी। तो ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इनके सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है अगर इन्होंने क्या करने हैं, इनके साथ केमिकल बॉन्ड बनाने हैं। क्या बनाने हैं, केमिकल बॉन्ड। तो आपको एक सिंपल केमिस्ट्री का बात पता होगी, तब तक नए बॉन्ड नहीं बनते जब तक पुराने बॉन्ड ना टूटे। ठीक है, मतलब सबसे पहले ये पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तब जाके क्या बनेंगे, आपके नए बॉन्ड बनेंगे। अच्छा, तो पुराने बॉन्ड अपने आप तो नहीं टूटते, कुछ ना कुछ कलेश वहां पे करना पड़ता है, कुछ ना कुछ वहां पे क्या बोलते हैं, चिंगारी डालनी पड़ती, आग लगानी पड़ती है, तब जाके क्या करते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अगर पुराने बॉन्ड्स को तोड़ना है तो हमको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो मतलब केमिकल ऑप्शन को शुरू होने के लिए क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बात की थी, अगर मैंने मान लो क्या करना है, रामपुर से शिमला जाना है, रामपुर से शिमला जाना है, तो मान लो जो किराया है वो है 250 रुपीज। कितने रुपीज, 250 रुपीज। तो मिनिमम मेरे पास 250 रुपए होने चाहिए ताकि मैं रामपुर से शिमला चले जाऊं। ठीक है, तो मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स के पास होनी चाहिए, तब जाके वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे पास है कितने रुपए, सिर्फ 250 रुपए। ठीक है, तो मेरे को कितने रुपए की और जरूरत है, 100 रुपए की और जरूरत है। ठीक है, तो मतलब जो ये 100 रुपए मैं किसी और से लूंगा उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कि रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी को पूरा करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, हमारे से बाहर से एनर्जी लेनी पड़ेगी, तो उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी हमारे को बाहर से एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो अगर हाइड्रोजन ने क्या करना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने क्या करना है, इनके सरफेस में एडसॉर्ब होना है, तो पुराने बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे, तब जाके क्या बनेंगे, आपके नए बॉन्ड बनेंगे और ये क्या हो जाएंगे, इसके सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हो जाएंगे। तो इसको बोला जाता है केमिकल एडसॉर्प्शन। ठीक है, जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच क्या बनते हैं, केमिकल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो एक और बात, जब देखो ध्यान से समझना, जब भी केमिकल एडसॉर्प्शन हो रही है, केमिकल एडसॉर्प्शन हो रही है, तो पार्टिकल्स के बीच जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच क्या बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब केमिकल एडसॉर्प्शन में क्या हो रहा है, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के, ठीक है, उनके बीच बन रहे हैं केमिकल बॉन्ड। और केमिकल जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एनर्जी का रिलीज होगा, जो एनर्जी का रिलीज होगा वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि फिजिकल ऑप्शन में क्या था, वीक वैन डर वाल्स फोर्स काम कर रही थी, बट यहाँ पे क्या बन रहे हैं,
स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी उनके बीच बहुत ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही एनर्जी क्या होगी आपकी रिलीज होगी, उतनी जो एनर्जी है वो क्या होगी आपकी रिलीज होगी। ठीक है, तो इसमें जो एंथैल्पी आपकी रिलीज हो रही है, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन वो क्या होगी बहुत ज्यादा हाई होगी। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात जैसे वो रिवर्सिबल थे वहां डिसॉर्प्शन हो रही थी, अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ाएं, बट ये क्या होंगे इरिवर्सिबल। ठीक है, ये क्या होंगे आपके इरिवर्सिबल, क्योंकि इनके बीच जो बॉन्ड है, जो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जो आपकी कैम्बियस ऑप्शन है वो कैसी होगी आपकी इरिवर्सिबल होगी। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पे देखें, टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पहले बढ़ेगा, उसके बाद फर्दर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा यहाँ पे जो एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट हैं उनके बीच क्या बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। तो केमिकल बॉन्ड तब तक नहीं बन सकते जब तक पुराने बॉन्ड ना टूट जाए। तो पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए पहले क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जो हम क्या करेंगे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो इनिशियली जो हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं, जो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो वो एनर्जी कहाँ पे यूज हो रही है, बॉन्ड्स को तोड़ने में यूज हो रही है। ठीक है, ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, ताकि एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाए, क्योंकि जितने जल्दी आपके बॉन्ड टूटेंगे उतनी जल्दी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। तो पहले जितनी भी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या कर रही है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में यूज हो रही है। ठीक है, जितनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे उतना ज्यादा क्या होगी आपकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। तो जब एक बार एब्जॉर्प्शन हो गई, जब एब्जॉर्प्शन हो गई उसके बाद अगर हम फर्दर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फर्दर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो एनर्जी कहाँ पे यूज होगी, बॉन्ड्स वो एनर्जी कहाँ पे यूज होगी, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। मतलब पहले टेम्परेचर की बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बनना शुरू हो गए और एब्जॉर्प्शन हो गई। अब उसके बाद जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ यूज हो रही है, उनको दूर दूर करने में यूज हो रही है, बॉन्ड को तोड़ने में यूज हो रही है। तो इस वजह से क्या होगा, पहले अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, और उसके बाद जब एब्जॉर्प्शन हो गई उसके बाद फर्दर टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपका कम हो जाएगा। ठीक है जी, और जो आपकी केमिकल ऑप्शन होती है ये क्या होती है, हाईली सिलेक्टिव होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, स्पेसिसिटी होगी, पर फिजिक्स ऑप्शन में नहीं होती थी, क्योंकि वहां पे वैन फोर्सेस थी, वो क्या होती है, सबके बीच काम करती है, बट केमिकल बॉन्ड सबके बीच नहीं बनते। जिनके आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, जो एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, ठीक है, उन्हीं के बीच क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब एक बंदा ऐसा है जो दूसरे को पसंद नहीं करता तो आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो केमिकल ऑप्शन क्या होती है, हाईली स्पेसिफिक होती है नेचर में। ठीक है, और केमिकल ऑप्शन जब भी होती है तो इनको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तभी जाके क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। इसीलिए इस एब्जॉर्प्शन को क्या बोला जाता है, एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन भी बोला जाता है, एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन भी बोला जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल फिजियोअब्जॉर्प्शन और केमियोअब्जॉर्प्शन का टॉपिक। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी सीरीज की और वीडियोस भी अब कुछ दिनों में आपके पास आएगी, तो तब तक के लिए हमारे चैनल्स को, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आपको टॉपिक समझ में आ गया हो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।